इसके बाद दोस्तों सरकार के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकार की जो एक्सपेंडिचर होती है वो भी दो प्रकार की होती है। अगर सरकार के एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये जो एक्सपेंडिचर है या व्यय है ये भी कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? दो प्रकार के होंगे, जिसमें पहला होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इसे हम हिंदी में कहेंगे राजस्व व्यय, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूंजी व्यय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सरकार की व्यय या एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय। अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वो एक्सपेंडिचर जिनके होने पर ना तो सरकार के एसेट्स बढ़ते हैं और ना ही लायबिलिटी कम होती है, उसके बाद भी जो खर्च हो जाता है उसे सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय कहा जाता है। और वो एक्सपेंडिचर जिनके होने पर या तो सरकार की संपत्ति एसेट्स बढ़ जाए या तो सरकार के दायित्व कम हो जाए, उनके बाद जो पैसे खर्च हो रहे हैं सरकार के, उन्हें क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय कहा जाएगा। तो दोस्तों एक बार उदाहरण से समझते हैं। राजस्व व्यय वो व्यय जिनके होने पर ना तो संपत्ति बढ़ रही है और ना ही दायित्व कम हो रहे हैं, उसके बाद भी खर्चा हो रहा है, इसे ही कहते हैं फालतू का खर्चा। जैसे एग्जांपल के लिए सरकार स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति देती है, छात्रवृत्ति देने से ना तो सरकार की कोई एसेट बढ़ती है और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी कम होती है। सरकार बहुत से विभिन्न जगहों पर क्या करती है? सब्सिडी देती है, सब्सिडी देने से ना तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ती है ना तो उसकी कोई दायित्व कम होते हैं। सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन देने से ना तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ती है और ना ही सरकार के कोई दायित्व कम होते हैं। उसके बाद भी सरकार का जो खर्च हो रहा है वो क्या है दोस्तों? सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो व्यय जिनके होने पर या तो संपत्ति बढ़ जाए या तो दायित्व घट जाए, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय कहेंगे। जैसे दोस्तों सरकार ने रोड का निर्माण करवा दिया, सरकार ने रोड का निर्माण कर दिया, रोड बनने से दोस्तों क्या होगा? सरकार की एसेट बढ़ेगी। सरकार ने बहुत विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगें बनवा दी, जैसे चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल बनवा दिए, जैसे एजुकेशन के लिए कॉलेज बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए। तो लगातार सरकार क्या कर रही है? बिल्डिंग्स बनवा रही है। तो बिल्डिंग्स सरकार की क्या मानी जाएगी दोस्तों? एसेट मानी जाएगी। सरकार ने मेट्रोस पर खर्चा कर दिया, सरकार ने रेलवेज पर खर्चा कर दिया, सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा कर दिया। ये सब सरकार की कौन सी एक्सपेंडिचर दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय माने जाएंगे, क्योंकि इनसे या तो एसेट्स बढ़ रहे हैं सरकार के और या तो लायबिलिटी घट रही है। अगर मैं दूसरे रूप में बात करूं तो सरकार ने वर्ल्ड बैंक का कर्जा पेमेंट कर दिया, सरकार ने आईएमएफ से जो कर्जा लिया था उसका भुगतान कर दिया, सरकार ने अपने किसी विदेशी कंट्री से क्या किया था? विदेशी देश से लोन लिया था या ऋण लिया था, उसका भुगतान कर दिया। इन सब को करने से सरकार की जो दायित्व है वो क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो सरकार के दायित्व घट जाए या संपत्ति बढ़ जाए उसे ही तो क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। कहने का मतलब पैसा जा रहा है, या तो उससे परिसंपत्तियां आ जाएं या तो उससे हमारे दायित्व घट जाएं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को याद करने का एक सही तरीका यह है दोस्तों कि इन दोनों के मध्य जो अंतर हैं उन अंतर्स को आप क्या करें? समझ जाएं। जैसे इन दोनों के मध्य सबसे पहला अंतर यह होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या जो पूंजी व्यय होते हैं वो कहते हैं कि हम तो होते हैं भैया प्रोडक्टिव नेचर। कौन से नेचर के होते हैं? हम तो प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे ऊपर खर्चा किया जाए तो पक्के की बात है कि देश में विकास आएगा, देश में विकास आएगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो तो कहते हैं कि भैया हम तो होते हैं नॉन प्रोडक्टिव नेचर। कौन से नेचर के होते हैं? नॉन प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। कहने का मतलब यदि
हमारे ऊपर खर्चा किया जाएगा तो उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होगी। हम तो क्या होते हैं, गैर उत्पादक होते हैं। कहने का मतलब हमारे ऊपर यदि खर्चा किया जाए तो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये होते हैं उत्पादक प्रवृत्ति के। कौन सी प्रवृत्ति के दोस्तों, उत्पादक प्रवृत्ति के। और ये होते हैं गैर उत्पादक प्रवृत्ति के या नॉन प्रोडक्टिव नेचर के। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ये कहते हैं कि हम तो भैया होते हैं डेवलपमेंट नेचर के। कौन से नेचर के, डेवलपमेंट नेचर के। कहने का मतलब यदि हमारे ऊपर खर्चा किया जाए तो आवश्यक रूप से क्या आएगा, विकास आएगा। क्या आएगा दोस्तों, विकास आएगा। लेकिन ये कहते हैं कि हम तो क्या होते हैं, नॉन डेवलपमेंट नेचर के होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, नॉन डेवलपमेंट नेचर के होते हैं। कहने का मतलब हमारे ऊपर यदि खर्चा किया जाए तो हमारे ऊपर खर्चा करने से कोई विकास नहीं आने वाला। और सरकार सबसे ज्यादा झक भी कहीं मारती है तो वो कहां मारती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कहने का मतलब ये है सरकार सिर्फ गैर उत्पादक या गैर विकासशील जगहों पर ही खर्चा करना पसंद करती है, जबकि प्रोडक्टिव और डेवलपिंग स्टेज पर खर्चा करना नहीं चाहती। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर यदि आप खर्च करते हो तो देश में विकास आएगा। हमारे ऊपर यदि आप खर्च करोगे तो देश में प्रोडक्टिविटी, कहने का मतलब उत्पादन क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। और यदि हमारे ऊपर खर्च किया जाता है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि ये कहते हैं दोस्तों कि यदि हमारे ऊपर खर्च किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय किया जाए तो हम तो होते हैं लॉन्ग टर्म। कैसे होते हैं दोस्तों, हम होते हैं लॉन्ग टर्म, हमारे ऊपर यानी दीर्घकालीन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये खर्चे होते हैं दीर्घकालीन। कहने का मतलब अगर इनमें खर्चा कर दिया जाए तो खर्च केवल और केवल कितनी बार करना होगा, एक बार करना होगा। और एक बार खर्च करने के बाद इसमें लंबे समय तक कार्य इससे लिया जा सकता है, बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों ये क्या कहते हैं, हम तो होते हैं नॉन रिकरिंग। कैसे होते हैं दोस्तों, नॉन रिकरिंग, यानी इनके बार बार होने की संभावना नहीं होती, बार बार नहीं होते। लेकिन दोस्तों जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो कहता है कि भैया हम तो होते हैं शॉर्ट टर्म। कैसे होते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर हैं, हम तो अल्पकालीन होते हैं। कैसे होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे ऊपर आपको क्या करना होगा, बार बार खर्च करना होगा, बार बार खर्च करने होंगे। ये कौन से नेचर के होंगे, रिकरिंग नेचर के होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, रिकरिंग नेचर के होंगे। इनमें यदि आप खर्च करते हो तो आपको खर्च बार बार करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, सब्सिडी जिन चीजों पर दी जाती है बार बार दी जाती है। जो पेंशन दिया जा रहा है वो हर महीने दिया जाता है। अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप की तो स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है या साल में 2 बार दे दी जाती है, 3 बार दे दी जाती है। अगर मैं बात करूं सैलरीज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी भी किसमें आती है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। क्योंकि इनको देने से, इनको सैलरी देने से देश में कोई प्रोग्रेस नहीं आता, देश में कोई उत्पादकता नहीं बढ़ती, देश में कोई डेवलपमेंट नहीं आता। ना तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं बल्कि क्या होते हैं, ये रिकरिंग होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। प्रत्येक महीने इनको क्या देना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हमारा देश में बहुत जरूरी है कि क्या किया जाए, सभी क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर उतनी जल्दी क्या नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता जितनी जल्दी कौन विकास कर पाता है, एक प्राइवेट सेक्टर या एक निजी क्षेत्र विकास कर पाता है। इसीलिए हमारे देश में भी जरूरत है किसकी, प्राइवेटाइजेशन की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर कोई चीज हो रही हो अच्छी
तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर दो टाइप के होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं कि हम तो नॉन प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहना है कि हम प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, हमारे ऊपर यदि खर्च किया जाए तो प्रोडक्शन होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं कि हम नॉन डेवलपमेंट नेचर के होते हैं, हमारे ऊपर यदि खर्च किया जाएगा तो कोई डेवलपमेंट आने वाली बात नहीं होगी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं कि यदि हम पर खर्च किया जाए तो देश में विकास अनिवार्य रूप से आएगा। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर देश में रेलवेज का निर्माण हो रहा है, देश में जगह जगह पर डैम्स बनाए जा रहे हैं, देश में जगह जगह पर रेलवेज का निर्माण हो रहा है, मेट्रोज का निर्माण हो रहा है, चिकित्सा के लिए भवनें बनाई जा रही हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोले जा रहे हैं, तो देश में विकास आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन लगातार क्या हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, नालियां बनाई जा रही है, कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम शानदार किया जा रहा है। तो देश विकास करेगा या नहीं करेगा। तो इन चीजों में जब खर्चा किया जाता है तो उसी को कहते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि इसके विपरीत फालतू की चीजों में खर्चा किया जाता है तो यही कहलाता है फालतू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों बेसिक अंतर होते हैं किसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें भी सबसे फालतू खर्चा होता है सरकारी कर्मचारियों का वेतन, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों, सरकारी कर्मचारी किसी काम के नहीं होते हैं। तो कृपा करके बुरा मानने वाली बात नहीं है, भावनाओं को काबू में रखें। और जिस भाई साहब को लगता होगा कि सरकारी कर्मचारी काम के होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम के होते हैं, वो मेरी एक छोटी सी बात मान ले, एक बार जाए कहाँ, एसबीआई में खाता खुलवाने, उन्हें पता चल जाएगा कि सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी के मध्य का अंतर ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक खाता ही खोलना है, कुछ नहीं लगेगा, आधार कार्ड लीजिए और निकल पड़िए एसबीआई की तरफ। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, भगवान करे मिल ही जाए, तो सरकारी नौकरी का जो ये एक बनाई हुई छवि है, इसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि और बिगाड़ने की कोशिश करें। सरकारी नौकरों की जो छवि है, इन्होंने खुद क्या कर दी है, बहुत ज्यादा धूमिल कर दी है, बहुत ज्यादा बिगाड़ दी है। तो कृपा करके अब सरकारी नौकर जो भी बने वो अपनी छवि सुधारे, ना कि और बिगाड़ने का काम करे। तो बस ज्यादा नहीं कहूंगा, वरना कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो बजट याद रखेंगे दोस्तों, लिखेंगे बजट के प्रकार। ध्यान रखेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ बजट या बजट के प्रकार। बजट किसी भी कंट्री में 3 ही प्रकार के बजट हो सकते हैं। टोटल कितने प्रकार के बजट हो सकते हैं, 3 ही प्रकार के बजट हो सकते हैं। एक कहलाता है दोस्तों डेफिसिट बजट। कौन सा बजट, डेफिसिट बजट, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं घाटे का बजट। दूसरा होता है दोस्तों सरप्लस बजट। कौन सा बजट दोस्तों, सरप्लस बजट, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं आधिक्य बजट। कौन सा बजट दोस्तों, आधिक्य बजट। और तीसरा होता है बैलेंस्ड बजट। कौन सा बजट दोस्तों, बैलेंस्ड बजट, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं बराबरी का बजट। बराबरी का बजट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी में, इकोनॉमी 3 टाइप की हो सकती है, अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेज की। तो किसी भी इकोनॉमी में 3 ही प्रकार का बजट निकाला जा सकता है, डेफिसिट बजट या घाटे का बजट, सरप्लस बजट या आधिक्य बजट, और बैलेंस्ड बजट या बराबरी का बजट। अगर बात की जाए कि कौन सी इकोनॉमी किस प्रकार का बजट निकालती है, तो उसको समझने से पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, इन तीनों बजट के बारे में। ध्यान रखिए दोस्तों, वो बजट जिसमें जितना कमाया गया या जितना कमाया जाने वाला है, कहने का मतलब इनकम और
एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं वो कहलाता है बराबरी का बजट या बैलेंस्ड बजट। वो बजट जिसमें सरकार जितना कमाती है उतना ही क्या कर देती है, खर्च कर देती है, उस बजट को कहते हैं बराबरी का बजट। अगर सरप्लस बजट या अधिक के बजट की बात की जाए तो वो बजट जिसमें सरकार जितना कमाती है उससे कम ही क्या करती है, खर्चा करती है, एक्सपेंस करती है, उस बजट को कौन सा बजट कहते हैं दोस्तों, सरप्लस बजट। इस बजट को बोलेंगे बैलेंस बजट, बीबी। और अगर इस बजट की बात की जाए तो इसे कहा जाएगा सरप्लस बजट या अधिक के बजट। और वो बजट जिसमें जितना कमाया जाता है उससे भी ज्यादा क्या कर दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है। कहने का मतलब औकात से ज्यादा खर्चा कर दिया जाता है, उसी बजट को क्या कहेंगे, डेफिसिट बजट कहेंगे या घाटे का बजट कहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी इकोनॉमी किस प्रकार का बजट निकालती है। तो ध्यान रखेंगे जो सरप्लस बजट होगा, जो डेफिसिट बजट होगा और जो बैलेंस्ड बजट होगा, उसको तीन प्रकार की इकोनॉमी निकालेगी। अगर मैं बैलेंस बजट की बात करूं तो बैलेंस बजट निकालते हैं हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होगी वो हमेशा कौन सा बजट निकालेगी दोस्तों, बैलेंस बजट निकालेगी। क्यों निकालेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया किसी भी कंट्री की तीन स्टेज हो सकती है, या तो डेवलप्ड, या तो डेवलपिंग, या तो अंडर डेवलप्ड। अगर मैं इनको साधारण भाषा में बात करूं तो मैराथन हो रहा है, उसमें तीन लोग क्या होंगे, विनर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट ही कंट्री कौन सी है, डेवलप्ड कंट्री या विकसित देश। विकसित देश ही क्या होगा, फर्स्ट नंबर की कंट्री होगी। सेकंड की बात करूं तो विकासशील देश या डेवलपिंग कंट्री, वो कंट्री जो कि सेकंड स्टेज पर पहुंची हुई है वही कंट्री कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री या आपका विकासशील देश। अगर थर्ड स्टेज की बात करूं जो सबसे अंत में कंट्री बैठी हुई है वो है कौन सी कंट्री दोस्तों, अब अल्प विकसित कंट्री या अल्प विकसित देश, या उसे हम कहते हैं क्या, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ध्यान रखें दोस्तों जो पहले वाली कंट्री है जो कि विकासशील देश है, विकासशील देश तो पहले नंबर पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो पहले नंबर से वो और आगे तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर वो अपने यहां खर्च घटा दे तो दोस्तों वो पीछे जरूर खिसक सकता है दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। बस यही कारण है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो हमेशा अपने यहां कौन सा बजट निकालती है, बैलेंस बजट निकालती है। जितना कमाती है उतना खर्च कर देती है, कुछ भी बचाती नहीं है। और अगर दूसरी इकोनॉमी की बात करूं सरप्लस बजट, तो सरप्लस बजट वो इकोनॉमी निकालती है जो कि कौन सी इकोनॉमी होती है दोस्तों, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। अब ऐसा क्यों करती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि वो लास्ट तक तो, अगर मैं बात करूं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो वो इकोनॉमी जो सबसे दबी कुचली इकोनॉमी है, सबसे पीछे इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो उस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को तो सबसे ज्यादा खर्चा करना चाहिए, फिर क्यों वो सरप्लस बजट निकालती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसलिए वो सरप्लस बजट निकालती है क्योंकि उसे भी पता है कि यदि उसके देश में कोई आपदा आ जाए या कोई संकट आ जाए तो उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसी बात पे मुझे एक बहुत अच्छी शायरी याद आ रही है जो कि किनके द्वारा कही गई थी, शैलेश लोढ़ा जी के द्वारा कही गई थी, जिनका कहना था, जिनका लाइन थी कुछ इस प्रकार से कि अगर जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, ऐसी मिसालें यहाँ हजार खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ ना हो तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। बस उसी कंडीशन में तो कौन है, उसी कंडीशन में बैठे हुए हैं बेचारे कौन, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि सबसे दबी कुचली इकोनॉमी है, सबसे पिछड़ी हुई इकोनॉमी है, जिसको पता है कि यदि उसके देश में कोई संकट आ जाए तो उसे संकट के समय में ना तो वर्ल्ड बैंक सहायता करने वाला है, ना तो आईएमएफ सहायता करने वाला है, और ना ही कोई मित्र देश सहायता करने वाला है। इसीलिए संकट से लड़ने के लिए वो जितना भी कमाती है उसमें से कम ही खर्चा करती है और कुछ पैसे क्या कर लेती है, बचा लेती है,
ताकि ऐसी स्थिति से क्या किया जा सके, लड़ा जा सके। बस इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो कौन सा बजट निकालती है, सरप्लस बजट निकालती है। और जो डेवलपिंग स्टेज की इकोनॉमी होगी वो हमेशा कौन सा बजट निकालेगी, डेफिसिट बजट निकालेगी। क्योंकि दोस्तों जो डेवलपिंग स्टेज की इकोनॉमी है वो सेकंड नंबर की इकोनॉमी है, जो कि सेकंड नंबर पे आई हुई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सेकंड से वो हमेशा फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होना चाहेगी, थर्ड स्टेज में नहीं। इसीलिए वो इकोनॉमी हमेशा क्या करती है, बहुत ज्यादा खर्चा करती है, अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करती है, जितना कमाती है उससे भी ज्यादा खर्च कर देती है। और इसीलिए तो वो क्या हो जाती है, घाटे में चली जाती है, और उसे ही कहते हैं डेफिसिट बजट या घाटे का बजट। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भारत है वो एक डेवलपिंग स्टेज की कंट्री है, इसीलिए भारत कौन सा बजट निकालता है, डेफिसिट बजट निकालता है, घाटे का बजट निकालता है और घाटे का ही बजट पेश करता है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बनती है कि घाटे का वित्त पोषण यानी जो डेफिसिट की फाइनेंसिंग है वो कैसे की जाती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, डेफिसिट की फाइनेंसिंग जो घाटे का वित्त पोषण होता है वो 4 प्रकार से होता है। मेनली कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। तो डालेंगे दोस्तों हेडिंग घाटे का वित्त पोषण, या इसे ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहेंगे दोस्तों, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के 4 तरीके हैं, जिनमें पहले तरीके की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला तरीका होता है इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहने का मतलब अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। सरकार ने डेफिसिट बजट निकाला, सरकार को हो गया घाटा। अब सरकार घाटे की सप्लाई कैसे करेगी, सप्लाई करने के लिए या पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करेगी, जो हमारे मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से सरकार के पास आय बढ़ेगी, और सरकार जैसे ही आय कमाएगी उस पैसे के जरिए घाटे का क्या कर देगी, वित्त पोषण कर देगी। और जैसे ही घाटे का वित्त पोषण होगा अप्रत्यक्ष करों को वापस स्टेबल कर दिया जाएगा उनकी स्थिति में, पुरानी स्थिति में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सबसे सरल और आसान तरीका होता है घाटे का वित्त पोषण करने का। लेकिन यदि ये उपाय काम ना आए तो जो राष्ट्र होता है वो दूसरा उपाय अपनाता है, और दूसरा उपाय होता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी संपत्तियों का विक्रय। ध्यान रखेंगे दोस्तों, संपत्तियों का विक्रय कहने का मतलब सरकार के पास जितनी भी अंश होती है, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड है, या जितने भी ज्वेलरीज वगैरह हैं, या जितने भी भवन हैं, इमारतें हैं, लैंड्स हैं, उन सब को क्या कर देती है, सरकार बेच देती है। और बेचने से सरकार के पास पैसा आता है और उसी पैसे से सरकार घाटे का वित्त पोषण कर देती है। और वित्त पोषण होने के बाद जब सरकार के पास फिर पैसा आएगा तो सरकार फिर से संपत्तियों को खरीद लेगी। ये भी एक बहुत सरल विधि होती है घाटे का वित्त पोषण करने की। इसी के बाद यदि ये भी काम ना करे तो सरकार तीसरी विधि अपनाती है, सरकार जाती है भीख मांगने या ऋण की मांग करने। और ध्यान रखें दोस्तों, मान लीजिए सरकार को घाटा हो गया, सरकार ने घाटे का बजट निकाला और घाटे के बजट में सरकार को वित्त पोषण करना है, तो सरकार क्या करेगी, ऋण मांगने जाएगी, चाहे वर्ल्ड बैंक से, चाहे वो आईएमएफ से, किसी भी देश, किसी भी से, या किसी अपने मित्र देश से ऋण मांगेगी और ऋण मांग करके घाटे का क्या कर देगी, वित्त पोषण कर देगी। और इस वित्त पोषण के जरिए जैसे ही घाटे का वित्त पोषण होगा, इस ऋण के जरिए जैसे ही घाटे का वित्त पोषण होगा, तत्काल बाद सरकार पैसा कमा करके अपने ऋण का भुगतान कर देगी। ये भी एक सरल विधि होती है। लेकिन जैसे ही सरकार चौथे प्रकार को अपनाती है, बस समस्या खड़ी हो जाती है। और चौथा प्रकार है नए नोटों का निर्गमन। नए नोटों का निर्गमन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही घाटे का वित्त पोषण करने के लिए सरकार इस विधि का चुनाव करती है, महंगाई मार्केट में क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही सरकार मार्केट में नए नोटों का निर्गमन करती है या न्यू करेंसी लेकर के आती है, बस उसी से तो क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, और फिर
ये जो घाटे का वित्त पोषण होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से असफल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में क्या आ जाती है, उससे इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है। इसीलिए दोस्तों सरकार को जो घाटे का वित्त पोषण होता है वो केवल और केवल कितनी चीजों से करना चाहिए, 3 ही प्रकार से करना चाहिए, या तो अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके, या तो संपत्तियों का विक्रय करके, या तो फिर ऋण मांग करके, ऋण या इसे हिंदी में कहते हैं कर्जा, कर्जे के द्वारा। लेकिन नए नोटों के निर्गमन से तो क्या आ जाता है, मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। इसीलिए कभी भी नए नोटों का निर्गमन के द्वारा घाटे का वित्त पोषण नहीं किया जाना चाहिए। तो आज दोस्तों क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और बात करेंगे इसके आगे की। धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।